और नमस्कार, मैं अंकित आदर्श और आप सबका मेरे न्यूज चैनल में द वॉइस ऑफ राशा में हार्दिक स्वागत है। और ये मेरा पहला पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट हुआ और ये मेरा पहला वीडियो है। तो जो आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं वो बिहार सरकार के पूर्व सहकारिता मंत्री श्रम मधुबन के माननीय विधायक इंजीनियर राणा रणधीर सिंह जी हैं। तो मैं कुछ अपना क्वेश्चन जो है वो इनसे पूछूंगा, कुछ जनता का प्रश्न है और कुछ इनके बारे में जानना चाहूंगा। जो अभी के जो नए जो अभी नेता लोग आ रहे हैं या जो नए पीढ़ी है तो इनके बारे में उतना जानकारी नहीं है, वो भी इनसे मैं जानने का कोशिश करूंगा। तो नमस्कार सर, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत नया धन्यवाद। पॉडकास्ट चैनल। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि आप बीआईटी मिश्रा से बीटेक किए हैं और उसके बाद आपने टाटा टेलीकॉम में जॉब भी किया, फिर आप राजनीतिक में क्यों हैं और कैसे आ गए? नहीं, देखिए, एक तो बीटेक की डिग्री मिश्रा नहीं देता, वो बी की डिग्री देता है। तो मैंने थोड़ा टेक्निकल विषय आपने कहा, तो बीआईटी मिश्रा से मुझे सौभाग्य हुआ। मैं सिविल इंजीनियर हूँ और वर्ष 1992 बैच का मैं विद्यार्थी हूँ बीआईटी मिश्रा का। वहां से पढ़ाई की और थोड़े समय हिंडाल्को में भी काम करने का सौभाग्य हुआ, 2-3 महीने। और उसके बाद टाटा स्टील जमशेदपुर, जो पहले टिस्को था, टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है, वहाँ करीब 4.5 साल 5 साल काम करने का मेरा अनुभव रहा है। और वहाँ मैं मैनेजर के पद पर कार्यरत भी रहा। राजनीति में आना एक संयोग था और राजनीतिक परिवार से मैं हूँ। मेरे पिताजी उत्तर बिहार के बड़े नेता रहे, बड़े लोकप्रिय नेता रहे, और न केवल उत्तर बिहार बल्कि पूरे बिहार में उनकी बड़ी पकड़ थी। लोग बड़ा उनका सम्मान करते थे। उनका कार्य क्षेत्र और गृह क्षेत्र उत्तर बिहार था, तो उत्तर बिहार के इलाके में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, लोगों में बड़ा सम्मान था। 2004 के लोकसभा चुनाव में हमारे पिताजी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और मैंने उनसे आग्रह किया कि मैं इलेक्शन थोड़ा देखना चाहता हूं। तो उसी चुनाव में मैं उनके प्रचार के लिए आया था और 2-2.5 महीने छुट्टी लेकर मैंने पूरे मन से प्रचार का काम किया। लोगों से मिलने का अवसर हुआ और जो टाटा स्टील कंपनी में काम करते हुए जो सीखा था, जो सोशल स्किल सीखा, जो बिहेवियरल स्किल सीखा, वो काम कार्यशैली में लोगों को दिखने लगा। चुनाव संपन्न हुआ, पिताजी चुनाव जीत गए, शिवहर से सांसद हो गए। मैं अपने नौकरी पर लौट गया। मैं नौकरी पर था कि पिताजी का फोन आया कि भाई यहाँ के लोग तुमको ढूंढ रहे हैं। और उन्होंने कहा था, आज पिताजी हमारे बीच नहीं है, 11 वर्ष हो गए उनको गए, उन्होंने कहा था कि राजनीति में नेता के बच्चों का विरोध होता है, लेकिन तुम यहाँ 2-2.5 महीने रहे हो, काम किए हो, तो लोग तुमको याद कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो इस पर एक बार विचार करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि यही एक टर्निंग पॉइंट हुआ कि मैं वहां से लौटा और लोगों के बीच घर घर जाकर, तब तितरिया भी इसी में था, पुराना मधुबन जो 16 नंबर हुआ करता था। तो करीब 7-8 महीने मैंने डोर टू डोर कैंपेनिंग किया, लोगों से मिला और उसके बाद जनता ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि मैं बड़ी कृपा समझता हूँ जनता की भी और ईश्वर की, कि पहले ही चुनाव में मैं 2005 फरवरी का जो चुनाव लड़ा उसमें मुझे विजयश्री मिली। और वहां से हमारी राजनीतिक सामाजिक यात्रा तो पहले शुरू हो गई थी, 1 साल पहले 2004 से, लेकिन राजनीतिक यात्रा 2005 से प्रारंभ हुआ। लेकिन उसके बाद 10 वर्षों का कड़ा संघर्ष भी हुआ और ये कड़ा संघर्ष भी जरूरी था। आज मैं जब पीछे लौटता हूं तो कई विषयों की समझ बढ़ी उससे, लोगों की समस्याओं को समझना, देखना, उसका निराकरण कैसे करना है, कैसे चीजों पर रिस्पॉन्ड करना है, उस पर रिएक्ट नहीं करना है, ये सारी समझ भी हमारी बढ़ी। और मैं समझता हूं कि ये ईश्वर की योजना रहती है, उन्हीं की कृपा, और उनके पास सब कुछ तय रहता कि मैं 5 चुनाव लड़ चुका हूं, 3 जीता हूं, 2 हारा हूं। 10 वर्षों का संघर्ष हुआ, सड़क पे संघर्ष हुआ, और मैं समझता हूं कि संघर्ष से जो कुछ सीखा मैंने, उसी का प्रकटीकरण हुआ कि 15 में जब मैं जीता और सरकार बनी तो मुझे मंत्री बनने का भी सौभाग्य हुआ। ये आपके पिताजी को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है, बिहार विभूति स्वर्गीय सीताराम सिंह लोग बोलते हैं। तो क्या उनके वो जितना बार विधायक बने, एमपी बने, क्या उसका बेनिफिट आपको मिलता है? देखिए, आपको अपने तो परिवार का, अपने पूर्वजों का, आज मेरा जो शरीर खड़ा है ये तो हमारे पिताजी, माताजी, हमारे पूर्वजों की वजह से खड़ा है। तो इन विषयों को तो कोई इनकार ही नहीं सकता। और बिल्कुल जो शिक्षा मिली, जो संस्कार मिले,
तो जो सेवा करने का जो मुद्दा है, ये सब पिताजी ने, और पिताजी चूंकि शिक्षक रहे, स्कूल में भी केमिस्ट्री पढ़ाते थे, मधुबन हाई स्कूल में भी टीचर रहे, फिर आरडीएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में उनको एज ए डेमोन्स्ट्रेटर की नौकरी लगी, फिर वहां से वो एमएस कॉलेज मोतिहारी में आए। तो एक उनका अनुशासन, बहुत शिक्षकों वाला अनुशासन, और उनकी जो बड़ी सीख थी कि कभी मूल्यों पर समझौता, संस्कार पर समझौता नहीं करना। लोगों की मदद के लिए लगे रहना, प्रयास करना ठीक है, लेकिन अपने कोर वैल्यू सिस्टम, पिताजी को मैंने कभी समझौता करते नहीं देखा। और मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि पिताजी ने शुरू के दिनों में जो अनुशासन सिखाया, लोगों के बीच कैसे घुल मिल के रहना है, वो सिखाया, उससे मुझे अपने आगे के जीवन में बहुत ही लाभ हुआ। और मैं आज जब विधायक के रूप में काम करता हूं तो पिताजी की सिखलाई हर एक सीख से मुझे लाभ होता है। और मैं ये भी, इस बात को भी मानता हूं कि पिताजी ना होते तो मैं पहला चुनाव नहीं लड़ पाता, चुनाव नहीं जीत पाता। लेकिन ये बात भी उतना ही सही है कि वो 10 वर्षों का संघर्ष नहीं होता तो निखरने का अवसर नहीं होता। और जब पिताजी नहीं थे तब 15 का चुनाव लड़ना, जीतना, और अगर उनके नहीं रहते हुए मंत्री बनना, ये मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद ऊपर से था और उनकी बताई सीख थी जो मुझे इस मुकाम तक लेकर आई है। और अब ये आत्मविश्वास है कि लोगों की सेवा और मधुबन के लोगों की सेवा, चूंकि मधुबन मेरा कार्य क्षेत्र है, तो एक तो जब मैं आया था, आज से जुड़ता हूं तो समय तो बहुत जल्दी बीत जाता है। 20-21 वर्ष हो गए, सामाजिक जीवन के 21 वर्ष और राजनीतिक जीवन के 20 वर्ष। तो इन 20 वर्षों में जो अनुभव हुआ वो ये अनुभव है कि जितना आप सीखते हैं, जितना लोगों के साथ जुड़ते हैं, उतना ही आप और लगता है कि और मुझे जुड़ना है और बेहतर काम करना है। तो अब जो मैं समझता हूं कि मेरा जो लक्ष्य है वो बहुत स्पष्ट है और सीधा है कि मधुबन का विकास और मधुबन को आत्मनिर्भर बनाना और मधुबन वासियों के दिलों में उनके अपनी जगह बनाए रखना, ये इन सोच, इसी लक्ष्य के साथ मैं अपना काम करता हूं और आगे बढ़ता हूं। जी, और आपके विधानसभा के एक है विवेक सोलंकी, जिनका प्रश्न है कि विधायक जी से पूछिएगा कि लक्ष्य राज, मनोज सिंह व सब्जी व्यवसाय के साथ जो दुर्घटना घटा, उसके बाद भी उनको सड़क सुरक्षा इंतजाम का ध्यान क्यों नहीं आया? पहले से कम से कम घटनाओं के बाद भी सीसीटीवी और स्ट्रीट लाइट का अरेंजमेंट क्यों नहीं हुआ अभी तक हरदिया और किसनकरा के बीच में? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये होना चाहिए व्यक्तिगत रूप से। और मैंने अपना जो हम लोग का मुख्यमंत्री जी जो हम लोगों ने वो अधिकार दिया है, उसमें हमने पत्र भी लिखा है। वो हम लोग सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा सकते, वो हमने जो पत्र लिखा तो जिला योजना ने कहा कि सर वो नियमावली में वो नहीं है, तो नियम में नहीं है तो हम लोगों ने नियम में सुधार हेतु ये सांसदों के कोष में है, वो लिख सकते, लेकिन हम लोग नहीं लिख सकते। जैसे विधायक मिट्टी भराई सोलिंग का काम नहीं लिख सकता, ये पंचायत के अधिकार में है। हम सामुदायिक भवन, पीसीसी, छठ घाट का निर्माण लिख सकते, हम पुलिया का भी निर्माण नहीं करा सकते, छोटे छोटे पुलिया का निर्माण। तो इस बात का मुझे भी अफसोस है क्योंकि मैंने पत्र लिखा था कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, उसका बजट भी तैयार करा लिया, लेकिन जब ये जिला योजना को पत्र गया तो जिला योजना ने अपनी असमर्थता जाहिर करते हुए, नियमावली का हवाला देते हुए, ये काम जो मैं हृदय से करना चाहता था लेकिन नहीं हो पाया है, लेकिन मैंने इसको छोड़ा नहीं है। मैंने माननीय सांसद महोदय से भी आग्रह किया है कि मैं नहीं कर सकता हूं, आप कर सकते हैं, तो आप इस पर अपनी कृपा करिए और वहां लगवा दीजिए। एक है कुशाल कुमार पांडे, जिनका कहना है कि रुपौलिया से नसीबा होते हुए, परशुरामपुर होते हुए खनारा हाई स्कूल तक का जो रोड है वो बहुत जर्जर है, तो वो अभी तक क्यों नहीं बना है? ये कहना उनका बिल्कुल ठीक है। इस सड़क 5 वर्षों के लिए बनता है और ये कॉन्ट्रैक्टर को जिसको मेंटेनेंस करना है कमी हुई है और इस नाते वो रोड खराब है, लेकिन 5 वर्ष पूरा हो गया। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल टेंडर उसका 1-2 दिनों में निकल जाएगा। और न केवल रुपौलिया से फनहारा जो परशुरामपुर वाली सड़क है, बल्कि आपके देवकुलिया चौक से कालू पाकड़ वाली सड़क, वो भी उतनी खराब नहीं है लेकिन वो भी उतनी अच्छी नहीं है। ये दोनों सड़कों का, और तीसरी एक और सड़क हम लोगों ने पूरा होमवर्क किया है, तो फनहारा से रतनवा
ये तीनों सड़क है, जैसे कृष्णानगर से खनारा हाई स्कूल चौक तक की सड़क अच्छी बन गई, आरसीडी से चौड़ीकरण हुआ, तो ये विषय ठीक है। हम लोग तो इस विषय को भी कहते हैं कि भाई वो देखना चाहिए, वो भी बना। सीएचसी अस्पताल बन के 10 करोड़ में तैयार है, वो भी हुआ। लेकिन ये सड़कें भी हमारी बनने जा रही हैं और इन सड़कों की भी चिंता है, क्योंकि हम लोग खुद ही जाते हैं, क्योंकि मैं पूरी जिम्मेवारी लेता हूं। कोई सड़क जो बन गई तो अगर उसका श्रेय है, तो जो नहीं बनी वो उसको बनाने का भी काम हमारा है। तो ऐसी 3 प्रमुख सड़कें हैं जो आपने एक जिक्र किया, और उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। वो परशुरामपुर, रुपौलिया परशुरामपुर वाली सड़क, दूसरी सड़क जो मैंने 2 सड़कों का नाम लिया, ये तीनों महत्वपूर्ण सड़क है। तीनों का टेंडर बस हो ही जाएगा और ये भी हम लोग काम शुरू करा। जी, एक संजीत यादव है, जिनका कहना है कि मंत्री जी ने तो बहुत विकास किया, सब जगह अच्छा रोड नाली सब कुछ हुआ, लेकिन फेनहारा में आए दिन बारिश में बहुत कचरा हो जाता है और ब्लॉक के पीछे पूरा पानी भर जाता है, जिसका कोई निकासी का जगह नहीं है। उस पर उनका क्या कहना है? इस संजीत जी ने इस तरफ ध्यान दिलाया है तो उनको धन्यवाद देता है। जी जी। ब्लॉक के पीछे का तो होता ही है, ब्लॉक के सामने भी वाटर लॉगिंग होता है। जी जी। जहाँ अम्बेडकर जी का चौक है, तो हालांकि आईबी का सौंदर्यीकरण हम लोगों ने कराया, वहां पर एक रेस्ट रूम जिसको हम लोग कहते हैं मूत्रालय या शौचालय का भी निर्माण हुआ है। नहीं था, कठिनाई होती थी, तो वहां भी अम्बेडकर जी चौक जो है वहां भी थोड़ा गड्ढा है, सड़क थोड़ी नीची है, वहां पानी निकलने का कोई व्यवस्थित वहां व्यवस्था नहीं है। ऐसे तो ठीक लगता है, लेकिन जब बारिश होती है तो वाटर लॉगिंग होता है। हम लोगों ने फेनहारा के गणमान्य लोगों से चर्चा की थी और जेई साहब को, जो इंजीनियर है, उनको भेजा है। उन्होंने एक प्रपोजल बनाकर दिया है, थोड़ा लंबा है क्योंकि आउटलेट देखना पड़ेगा, नाली का निर्माण करना पड़ेगा, तब जाके परमानेंट जो है तो समस्या का समाधान होगा। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगले वर्ष संजीत जी को अच्छा लगेगा, ये काम हम लोग करा पाएंगे। एक है शत्रुघ्न शाह, जिनका कहना है कि देकुलिया में जिला का सबसे अच्छा हॉस्पिटल बना, लेकिन अभी तक ओपनिंग नहीं हुआ, क्यों? चुनाव का इंतजार हो रहा है? नहीं, ये तो डेट तय हो गया था 17 तारीख। शत्रुघ्न जी को अच्छा प्रश्न उनका भी है, लेकिन क्या हुआ, अचानक से उनके ध्यान में भी होगा कि इस तरह के सीएचसी बिहार की सरकार कई जिलों में, कई प्रखंडों में बनाई है। बिहार की सरकार ये सोचती है और ये चाहती है कि एक साथ हम उसका उद्घाटन करें। कुछ जिलों में, अपने यहाँ तो ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन जिन जिलों में बाढ़ आ गया था वहां का नहीं हो पा रहा था, तो उस कारण से ये लंबित हो गया। मैंने माननीय मंत्री जी को आग्रह किया है, उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी हम लोग इसका उद्घाटन करेंगे। हाँ, एक प्रश्न है दीपक कुमार का, जिनका कहना है कि हमारा एक सवाल है नेताजी से, राहुल गांधी और उनके साथी तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं करते हैं। कांग्रेस के लोग संविधान नहीं मानते, लेकिन संविधान की किताब लेकर घूमते हैं, इन पे क्या कहना है? अब देखिए, उनके बारे में क्या कहें हम लोग। जनता समझती है राहुल गांधी जी इतने बड़े पुराने पार्टी के नेता रहे, अध्यक्ष रहे, सांसद कई बार से हो गए, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन अब उनकी समझ पर लोग उनको क्या कहते हैं, वो कहना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। पप्पू भैया करके लोग संबोधित करते हैं, और वो कहता है भाई आलू से सोना बनाने वाले पप्पू भैया हैं। कई तरह की चीजें जो आती। आप देखिए साहब, कांग्रेस पार्टी ने इस देश में इमरजेंसी लगाया, संविधान प्रदत्त सभी अधिकारों को छीन लिया। आप जो ये सिस्टम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो पत्रकार की श्रेणी में आप आएंगे, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आएंगे। कोई अपने पिताजी से, अपने दादाजी से पूछिएगा इमरजेंसी में क्या हुआ। तो इमरजेंसी लाने वाली तो कांग्रेस सरकार है, प्रेस का अधिकार छीनने वाली तो कांग्रेस सरकार है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी जो हमको अधिकार देता है, वो सब कुछ छीन लेने वाली तो कांग्रेस की सरकार है। अच्छा, आप कर्नाटक जीत जाते हैं तो चुनाव आयोग अच्छा है, आप हिमाचल जीत जाते हैं तो चुनाव आयोग अच्छा है, आप राजस्थान जीत जाते हैं तो चुनाव आयोग अच्छा है। लेकिन जैसे ही आप कहीं चुनाव हार जाते हैं तो आपको ईवीएम में गड़बड़ी आती है, वही संस्था आपको खराब लगती है जिसको आपने 70 लंबे समय तक आपने और आपके परिवारजनों ने, आपके पार्टी के लोगों ने चलाया है। तो अब क्या है कि बहुत लंबे समय तक और संघर्ष नहीं करने की वजह से उनके अंदर जो है
अब अहंकार का भाव हो गया। और इसलिए आज आप किसी यूथ से 10 में कितने यूथ मिलेंगे जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के लिए उत्सुक है? नहीं मिलता। इतनी पुरानी पार्टी और उसका ये हश्र है। तो ये देखिए, जब तक विचारों की स्पष्टता नहीं होगी, विचार आपके अच्छे नहीं होंगे। इनका क्या विचार है? तुष्टीकरण का विचार, धर्म जाति के नाम पर ये वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। तो कहाँ जाते हैं और क्या किया वोट अधिकार यात्रा में? इसमें तो बहुत बाइक चोरी हुआ, पुलिस के पैर पे गाड़ी चढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री जी के माता सबसे तो माने क्या बोलेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिसके लिए कोई जगह नहीं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के माता जी को किस तरह से उनके राहुल जी और तेजस्वी यादव जी के मंच से अश्लील गाली दी गई, जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है। ऐसे शब्द बोले गए। और हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में मृत जो स्वर्गवासी हो जाते हैं उनकी पूजा की जाती है, उनके खिलाफ कोई बात नहीं करता। तो उनके खिलाफ गाली दिया गया और इतना उनका अहंकार बढ़ा हुआ है कि उन्होंने माफी मांगना या खेद व्यक्त करना भी मुनासिब नहीं समझा। तो आप समझ लीजिए, जिसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनका जनता ही उनका अंत कर देगी। और जनता, भारत की और बिहार की जनता बहुत, ये क्रांति की धरती है, ये परिवर्तन की धरती, भगवान बुद्ध, महावीर, कबीर सबकी धरती, महर्षि वाल्मीकि की धरती है। ये माफ नहीं करेगी। तो हमारी माताओं बहनों का अपमान नहीं सहेगा बिहार। ये राहुल गांधी जी को और तेजस्वी यादव जी को बहुत बहुत महंगा पड़ेगा। एक सिन्हारा से है शहजादा खान, जिनका पूछना है कि पकड़ीदयाल नगर निगम हो गया, मधुवर नगर निगम हो गया, लेकिन सिन्हारा में हर समय मंत्री जी जीतते आए हैं, वो नगर निगम होगा या नहीं? नगर, मैं थोड़ा इसमें शुद्धिकरण कर दूं, नगर पंचायत हुआ जी, नगर निगम नहीं हुआ। उनका जो क्वेश्चन था, नहीं, उनको भी और आपको भी। नगर पंचायत पकड़ीदयाल बना और मधुवर नगर पंचायत तो भी पिछले सप्ताह हम लोगों ने उसका विधिवत कार्यारंभ कर दिया। हम लोग फेनहारा में डिग्री कॉलेज बनाएंगे 1 साल में, ये हम लोगों ने संकल्प लिया है। फेनहारा का थाना भवन बन गया। फेनहारा का जो ब्लॉक का भवन है वो भी बड़ा बनना है, भव्य बनना है। उसके लिए भी जमीन सेलेक्ट हो गई है, वो काम भी पूरा हो जाए। और आने वाले समय में जैसा फेनहारा बढ़ रहा है और जैसा हमारे स्वर्गीय नेता, हम लोगों के मार्गदर्शक, हम लोगों के अभिभावक स्वर्गीय सीताराम बाबू ने फेनहारा को ब्लॉक बनाने का काम किया, फेनहारा को थाना बनाए, तो आने वाले समय में जैसे फेनहारा बढ़ रहा है, फेनहारा का विकास हो रहा है, तो अगर आप सबों का आशीर्वाद रहेगा तो अगले 5 वर्षों में हम लोग फेनहारा को भी, नगर पंचायत को, इनके सवाल को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, उसको भी बनाने का काम करेंगे। जी, एक और क्वेश्चन है कि मधुबन विधानसभा में भी जन स्वराज आ चुका है, तो उसको किस नजर से आप देख रहे हैं, उससे क्या होगा? ये देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में पूरे देश में 1537 पार्टी, तो जन स्वराज आ गया तो 1538 पार्टी हो गई। सभी पार्टियों को अधिकार है, अपना विषय रखने का अधिकार है और अपनी बात को रखने का अधिकार है। स्वस्थ लोकतंत्र तो यही है। तो जितनी पार्टियां हैं, वो हमारा भी 5 पार्टियों से गठबंधन है। चिराग जी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा, तो हम लोग गठबंधन में लड़ते हैं, जिसको एनडीए नाम दिया। तो एक नई पार्टी आई है, प्रशांत किशोर जी ने जन स्वराज के नाम से इस पार्टी को लॉन्च किया है। तो ये पार्टी भी सक्रिय है, अपनी सक्रियता रखी है। तो लोकतंत्र में तो पार्टियों के आने से, जैसे सबको हम लोग के लिए अच्छा भाव रखते हैं, इनके लिए भी अच्छा भाव रखते हैं। हमारे पोस्टकास्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने जनता से भी अनुरोध करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले और भी हमारे चीफ गेस्ट हैं जिसको आप सुन सकेंगे। धन्यवाद अंकित जी, आपको भी धन्यवाद। और आपने शुरुआत किया हमारे साथ, पहला आपका पॉडकास्ट है। ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब अच्छा करिए, हमारी शुभकामनाएं।